डॉक्टर्स काफ़ी बार मेडिकली राइट होते हैं बट उनके जो प्रैक्टिकल आउटकम होता है वो राइट नहीं होता जो उन्होंने कैलकुलेट किया। डॉक्टर के प्रोफेशन को प्रैक्टिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आजीवन प्रैक्टिस है, इसके अंदर कोई जॉब नहीं है, ये आजीवन प्रैक्टिस है। हमें हर एक पेशेंट एक नई चीज़ सिखाता है। पेशेंट्स आते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और आ जाते हैं, पर एक ऐसी अनकंफर्टेबल रियलिटी जो पेशेंट फील कर रहा है पर हम शायद उसे दूर से नहीं महसूस कर पाते। अगर एक पेशेंट को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करानी है, 4 घंटे के लिए जाना है, तो ऐसे बहुत ही कोई विरला पेशेंट ऐसा होगा कि वो खुद जाएगा और जाकर अपने डायलिसिस 4 घंटे करा के आ जाएगा। उसको साधने का टेंडेंट चाहिए। क्या हम इमरजेंसी को सर तब फील करते हैं जब व्हेन इट्स टू लेट? हेल्थ इज़ प्रोबेबली द लास्ट थिंग ऑन आवर माइंड इन इंडिया। ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो डायलिसिस पेशेंट में एक सबसे कॉमनली देखते हैं कि ये तो सबसे पहले यही चेंजेस आ रहे हैं? सबसे पहली चीज़ तो हम यही कहते हैं कि आपके सामने ग्लास रखा हो पानी का, हम उसको सबसे पहले यही कहते हैं भाई पानी नहीं पीना है। दिस इज सच अ बेसिक थिंग। वो ग्लास उठा के पानी नहीं पी सकता है। डायलिसिस इंडिया में सर्वाइवल है या फिर एक स्ट्रगल? तो डायलिसिस कितना लंबा एक मैक्सिमम इंसान को खींच सकता है कि हाँ यहाँ तक वो आपके साथ सर्वाइव करेगा? ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है। स्ट्रेस है, नॉर्मली कहते हैं कि स्ट्रेस से भी काफ़ी डिजीजेज हमारी बॉडी में इन्वाइट होते हैं। तो सर ये रियलिटी है या हम कहें कि हमारे बीच में एक ओवररेटेड एक्सक्यूज़ है? If someone is stressed, someone is depressed, then they need help। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस हुआ देन? घबराहट हो रही है मुझे अजीब से, मुझे लग नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, और स्वेटिंग हो रही है, पेशेंट को पूरे शरीर में पसीना आ रहा है। दैट इज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ हार्ट रिलेटेड इलनेस। इंडिया में प्राइवेट हेल्थ केयर को और गवर्नमेंट हेल्थ केयर को, तो इन दोनों में सबसे बड़े ट्रूज क्या हैं और सबसे ज़्यादा नेगेटिवनेस क्या है? आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल हेल्थ केयर पर, लाइक डायलिसिस, इमरजेंसी मेडिसिन या बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसी बातों पर, क्योंकि ये रोज़मर्रा में हमारे लिए जानना ज़रूरी है। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभय केडिया, जो कि मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कैसे मेडिकल जर्नी शुरू हुई और आपको नेफ्रोलॉजी में कहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ या किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया टू जॉइन नेफ्रो? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी किसी भी फील्ड में जाता है उसके अंदर ना मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो उसके पेरेंट्स का होता है। शायद वो पेरेंट्स ही वो बीज डालते हैं, और उसी प्रकार से जो मेरे फादर थे उन्होंने ये बीज डाला था कि भाई डॉक्टर बनना है। तो और वो उनका एक माइंड में ये था कि डॉक्टर इस तरह का होना चाहिए कि जब अगर डॉक्टर की एब्सेंस हो तो पेशेंट को ये लगे कि अगर वो डॉक्टर होता तो शायद हमारे लिए कुछ अच्छा करता। और पैसे के पीछे नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारी इस तरह की बातें होती है, मेनली बात ये होनी चाहिए कि पेशेंट के लिए काम होना चाहिए। तो उन्होंने उस समय से ही, जब बहुत छोटे थे, शायद नर्सरी या फर्स्ट, तो इतना तो मैं नहीं याद भी, लेकिन जब जिससे हमने वो संभाला उस समय से हमें पता था कि डॉक्टर बनना है। तो उसी फील्ड में गए। उसके बाद जब जनरल मेडिसिन किया, उसके बाद फील्ड जो मुझे एमबीबीएस से पसंद आया, जनरल मेडिसिन पसंद आया। जनरल क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे भी हॉस्पिटल में कहीं पे भी क्राइसिस हो रही है तो वहाँ पे जाके वो आग बुझाने का काम जनरल मेडिसिन वाला ही करेगा। चाहे वो ऑर्थो में जाएगा तो वहाँ पे कोई किसी को दिक्कत है, सर्जरी में है, गायनी में है, किसी को भी दिक्कत है तो वहाँ पे जनरल मेडिसिन वाला आग बुझाएगा। फिर जनरल मेडिसिन करते करते जो हमारे बॉस मिले हमें, वो नेफ्रोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने उस हिस्से में मोल्ड कर दिया कि, और उनको देखकर, एक उनके पैशन को देखकर, वो सुबह 8 बजे हॉस्पिटल आते थे, रात को 8 बजे का भी उन्होंने टाइम नहीं देखा कि मेरी घड़ी में 8 बज गए हैं, रात में 9 बजे नहीं देखा, रात में 10 बजे भी हो सकता है कि वो ओपीडी में मिल जाए। तो ऐसा पैशन देख के अपने आप ही एक इंस्पिरेशन आ गई कि, और जो वो पेशेंट से उनका दुख देखकर कि नहीं, ये इनका अगर हमने कुछ मदद करी, अगर हम किसी के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत कर पाए तो ही लाइफ में कुछ किया, नहीं तो फिर बाकी कुछ नहीं, ये सब यूज़लेस है। मतलब एज अ ह्यूमन फिर सब कुछ यूज़लेस है। इसलिए धीरे धीरे करके आज मैं यही कहूँगा कि आज 14 ईयर्स ऑलमोस्ट पूरे हो जाएंगे और नेफ्रोलॉजी के अंदर ही काम किया फिर लगातार। तो सर, आपका पहला प्रेशर टेस्ट कौन सा था, जब आपने कोई ऐसा प्रेशर केस देखा हो जब आपको लगा हो कि यार शायद ये केस मेरे ना एक्सेसिबिलिटी से बाहर हो रहा है, तो वो कौन सा केस रहा और फिर हाउ दैट कम टू एन कंक्लूजन? एक ऐसे तो केसेस तो बहुत है, लेकिन एक केस मुझे कभी नहीं भूलता।
जीवन में कभी नहीं भूलता। एक एकदम यंग लड़की थी, न्यूली मैरिड, और उसके घर वाले उसको लेके आए थे कि ये सांस फूल रही है, और उसकी कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल थी जिसके अकॉर्डिंगली उसका क्रेटिनिन और यूरिया बहुत ज़्यादा था। उसके बॉडी में एक एसिड होता है जिसको हम ब्लड का पीएच कहते हैं, वो बहुत एसिड बहुत ज़्यादा था, पीएच बहुत कम था। पेशेंट ऑलमोस्ट ऑल सांस छोड़ चुकी थी। हमने पेशेंट को वेंटिलेटर पे लिया, मैं उसको साथ में लेके दौड़ रहा था क्योंकि उस समय पर हमारे पास डायलिसिस यूनिट अवेलेबल नहीं थी, मतलब डायलिसिस यूनिट हमारे पास इमरजेंसी उसमें आईसीयू में अवेलेबल नहीं थी, हमें पेशेंट को डायलिसिस यूनिट में लेके जाना था। मेरा एक हाथ उसकी पल्स पे है और मैं उसको लेके जा रहा हूँ। कभी वो मैं उसको आगे जा रहा हूँ तो उसकी हाथ मेरे हाथ से उसकी पल्स छूट जाती है, कभी वापस आ जाती है। कभी मुझे लगता है शायद ये नहीं सर्वाइव करेगी, कभी लगता है कि नहीं हमें ये एकदम यंग है, इस पर हमें प्रयास करना है। और जब वो लड़की सर्वाइव करके उससे 12-13 दिन के बाद जब अपने पैरों से गई और उसके बाद जब हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ वापस आई वो, और उसके बाद अपने बच्चों के साथ वापस आई, उससे ज़्यादा अच्छा और सेटिस्फाइंग चीज़ कुछ नहीं होती है। क्योंकि वो उसको इन्फेक्शन की वजह से हुआ था, उसकी वजह से उसकी किडनी फुल्ली रिकवर हुई, और वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। अब तो वो बिहार माइग्रेट कर गई है, बट वो कभी ना भूलने वाला चीज़ है। वो मेरे करियर में कभी नहीं भूल सकता मैं उस चीज़ को। हाँ सर, वो है ही। आप जैसे बता रहे हैं कि एक ऐसे सिचुएशन व्हेन यू फील ना कि इतना यंग बच्चा है और इसकी अभी कहते ना हमारे में उम्र ही शुरू क्या हुई, और उसके साथ उनके साथ ऐसा कोई कैजुअलिटी हो। बिल्कुल, मतलब वो जस्ट, और वो भी कि बस अब जा रही है अब, और आप वापस आ गई है, अब जा रही है, अब आ रही है, वो बहुत एक था। सर जैसे काफ़ी बार कहते हैं कि डॉक्टर्स काफ़ी बार मेडिकली राइट होते हैं, बट उनके जो प्रैक्टिकल आउटकम होता है वो राइट नहीं होता जो उन्होंने कैलकुलेट किया। तो सर ये डेविएशंस क्यों आते हैं? जैसे आपने जब किसी चीज़ को केस को स्टडी किया और आपको लगा कि प्रैक्टिकली तो मैं राइट हूँ या मेडिकली मैं राइट हूँ, बट जब हम उसको एग्जीक्यूशन में देखते हैं तो वो डेविएशंस बहुत बार आते हैं। तो उसका क्या मेजर रीजंस होते हैं सर? देखिए मैडम, ऐसा है कि जो ये हमारी बॉडी है ना, एक डायनेमिक प्रोसेस में है हर टाइम। सेकेंडली मैं आपको 2 पार्ट बताता हूँ कि एक तो पेपर में क्या है, पेशेंट की रिपोर्ट्स क्या हैं, और एक पेशेंट का शरीर क्या है, उसकी बॉडी क्या कह रही है। उन दोनों को कोरिलेट करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। सेकेंडली बात ये होती है कि अगर हम उन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके भी ट्रीट कर रहे हैं तो भी हर एक मरीज की उस डिजीज़ से, उस रोग से लड़ने की क्षमता लगे। मेरे हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है, एक कोई छोटी है एक बड़ी है। हो सकता है कि एक सेम पेशेंट जो कि सेम वेट का हो, वो एक दवा को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करे, और जो दूसरा पेशेंट है वो उसी सेम दवा को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करे। तो जैसे बॉडी डायनेमिक है वैसे ही मेडिसिन प्रैक्टिस या नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस भी डायनेमिक प्रैक्टिस है। अगर आप इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा मजाकिया लहजे में बोलूँ, ये डॉक्टर के प्रोफेशन को प्रैक्टिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आजीवन प्रैक्टिस है, इसके अंदर कोई जॉब नहीं है, ये आजीवन प्रैक्टिस है। हमें हर एक पेशेंट एक नई चीज़ सिखाता है। राइट। अगर मैंने एक पेशेंट को 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल दिया, हो सकता है उसका बुखार उतर जाए, और अगर मैं किसी और को सेम वेट के सेम पेशेंट को दूंगा उसका नहीं उतरेगा। हो सकता है उसे 650 मिलीग्राम की जरूरत पड़े, हो सकता है उसे 750 मिलीग्राम की जरूरत पड़े। तो ये डेविएशंस ना किसी डॉक्टर के कारण है, ना किसी पेशेंट के कारण है। ये हमें मानना होगा कि एक डिवाइन पावर है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। जैसे कहते हैं ना कि आई ट्रीट ही हील्स या शी हील्स, वो वाला पार्ट है, उसको हमें मानना पड़ेगा। उस डिवाइन पावर के आगे सबसे पहले हमें बाउ डाउन करना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सर मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है वो बहुत हद तक गेस पे चलता है, रेदर देन प्रॉपर कैलकुलेशन भी से। नहीं, गेस तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं। पूरी लेट डाउन गाइडलाइंस हैं, राइट। उन लेट डाउन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन वो जो ट्रीटमेंट है वो डायनामिक है, डेवलपिंग है। अगर मैं एक पेशेंट को एक दवा दे रहा हूँ, अगर उसका ट्रीटमेंट उससे अच्छा हो गया, वो पेशेंट उससे रिस्पॉन्ड करने लग गया, तो मैं उसको उस दवा से स्टेप डाउन कर दूंगा। अगर उसकी डोज भी स्टेप डाउन कर दूंगा। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर किसी 5 मिलीग्राम की गोली से कंट्रोल हो रहा है, और अगर आप उसको उतनी दवा की जरूरत नहीं है तो उसको 2.5 मिलीग्राम करना पड़ेगा। और अगर किसी मरीज का 5 मिलीग्राम से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो उसे हो सकता है 7.5 देना पड़े, उसे हो सकता है 10 मिलीग्राम भी देना पड़े। राइट। तो ये गैस नहीं है, दिस इज अ कैलकुलेटेड लेट डाउन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना है। लेकिन क्योंकि आप
डायनेमिक चीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको वो जो गाइडलाइंस है आपकी साथ साथ आपको हेल्प करती हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं। मतलब बेसिकली हम एक जनरल पैरामीटर पे होते हैं और उसके बाद हम अकॉर्डिंग की बॉडी कैसा आउटकम दे रही है उसके हिसाब से हम उसमें प्लस या माइनस करते हैं। और यही जो है वो आपको आपकी कंटिन्यूअस स्टडीज, आपके सालों की मेहनत और सालों का प्रैक्टिस सिखाता है। बिल्कुल वो बात है। तो सर कभी कोई एक ऐसा अनकंफर्टेबल रियलिटी जो डायलिसिस के बारे में हमें लगता है कि बहुत इजी है, पेशेंट्स आते हैं डायलिसिस करवाते हैं और आ जाते हैं, पर एक ऐसी अनकंफर्टेबल रियलिटी जो पेशेंट फील कर रहा है पर हम शायद उसे दूर से नहीं महसूस कर पाते? देखो, हम जो खुद से नहीं महसूस कर पाते ना, हम सिर्फ उसे दूर से देख रहे हैं, वो है सबसे बड़ा सोशियो इकोनॉमिक पार्ट। सबसे पहली बात सोशल पार्ट ये है कि अगर एक पेशेंट को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करानी है, 4 घंटे के लिए जाना है, तो ऐसे बहुत ही कोई विरला पेशेंट ऐसा होगा कि वो खुद जाएगा और जाकर अपने डायलिसिस 4 घंटे करा के आ जाएगा। उसको साथ में एक अटेंडेंट चाहिए। एक सोशल पार्ट है कि उसके लिए लाइफ लॉन्ग जब तक उसकी सांस है तब तक उसके साथ एक अटेंडेंट एसोसिएट हो गया है। उसके साथ एक इंसान की जीवन के साथ एक और इंसान का जीवन जुड़ गया है। राइट, बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात हम सिर्फ देख सकते हैं, हम ये बात रियलाइज नहीं करते कि ये उसकी फैमिली के लिए के ऊपर कितना बड़ा बर्डन है। ठीक है। सेकेंडली इकोनॉमिक, नो मैटर कि गवर्नमेंट कितना भी पार्ट सॉल्व करे, फ्री डायलिसिस प्रोवाइड करे, फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, फ्री दवाइयाँ देगी, इंजेक्शन वगैरह जितने भी महंगे सब प्रोवाइड करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के अंडर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो एक वर्क फोर्स, क्योंकि अगर कोई भी इंसान है वो किसी भी प्रकार, चाहे वो भले ही महिला भी है चाहे पुरुष है, किसी भी प्रकार का है, वो कोई ना कोई सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है किसी भी तरीके से। राइट। दैट पर्सन यूजुअली बिकम्स 50% उसका कंट्रीब्यूशन हो जाता है। जो वो कर सकता है, जो उसका पोटेंशियल है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट के अंदर भी 50% हो जाता है कि उसका जो कंट्रीब्यूशन। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके परिवार की दृष्टिकोण से कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल स्टाफ नहीं देख सकता है, ना ही कोई आउटसाइडर देख सकता है। ये वही वाली बात है कि जिसके पैर ना फटी बीवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो वो उसी के परिवार वाले जान सकते हैं। हम उसका पेन वो खुद ही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। हम सिर्फ और सिर्फ उससे सिंपैथाइज, हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम उससे सिंपैथाइज कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। तो सर जैसे किसी पेशेंट का डायलिसिस स्टार्ट होता है तो यूजुअली जैसे आपने बात कही कि उसके साथ एक अटेंडेंट की लाइफ हमेशा ऐड हो जाती है। नॉर्मली सर डायलिसिस के अलावा डायलिसिस में इंसान के लाइफस्टाइल में सर कितना चेंजेस आता है? अगर आपने जैसे कहा कि इंसान की कहीं ना कहीं 50% पोटेंशियल हो जाता है, जो आज वो मान लीजिए 10 किलोमीटर्स वॉक कर सकता है एग्जांपल, वो 5 किलोमीटर्स हो गया, 4 किलोमीटर्स। तो सर ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो डायलिसिस पेशेंट में एक सबसे कॉमनली देखते हैं कि ये तो सबसे पहले यही चेंजेस आ रहे हैं? सबसे पहली चीज़ तो हम यही कहते हैं, अभी आपके सामने ग्लास रखा हुआ पानी का, हम उसको सबसे पहले यही कहते हैं भाई पानी नहीं पीना है। दिस इज सच अ बेसिक थिंग। वो ग्लास उठा के पानी नहीं पी सकता है। आप उसे मतलब किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा, वो उसको हम कहेंगे कि भाई ये पानी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ दवा की तरह लेना है। राइट। मतलब कितनी बेसिक सी चीज़ है, हम कभी सोचते भी नहीं है कि एक ग्लास है, एक बॉटल है, मुंह लगाया और कितना पी लिया। ये कितना बेसिक सी चीज़ है कि वो नहीं कर सकता है। उसके लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस है। उनको हाइड्रेशन नहीं हो जाएगा सर, जैसे डिहाइड्रेशन वगैरह? डिहाइड्रेशन का मैडम ये है कि बॉडी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो बॉडी की खुद की सेल्फ रिक्वायरमेंट होती है वो 600 to 700 ml वाटर की होती है। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर मैंने चश्मा पहना है, अगर मैं इस पर ऐसे हवा छोड़ूंगा तो इसके ऊपर कुछ वेपर्स दिखेंगे आपको जी, फॉगी हो जाएगा। फॉगी हो जाएगा। तो ये मेरी सांस जो है हर सांस के साथ पानी बाहर छोड़ रही है। मेरे ब्लड को चलाने के लिए बॉडी को पानी की ज़रूरत है, खाने को पचाने के लिए पानी की ज़रूरत है। राइट। लेकिन जितना भी पानी उससे एक्स्ट्रा होगा वो उसको यूरिन आउटपुट में निकाल देती है। ठीक बात। लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर क्योंकि किडनी फंक्शन नहीं कर रही तो जो यूरिन आउटपुट है वो है नहीं। तो जितना भी वो उस 700-800 ml से एक्स्ट्रा वाटर लेगा उनकी बॉडी होल्ड कर लेगी। तो डिहाइड्रेशन के चांसेस इन पेशेंट्स के अंदर बहुत कम होते हैं अनटिल एंड अनलेस उनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर लूज स्टूल्स हो जाएं, लूज मोशंस हो गए जहाँ से वो पानी लूज कर रहे हैं। अगर कोई पानी लूज करने की कोई ऐसी स्थिति होगी तब वो डिहाइड्रेशन में जाते हैं, नहीं तो ऐसे डिहाइड्रेशन में नहीं जाते। हाँ, क्योंकि नॉर्मल होता है कि सर कहते हैं कि लाइक आपकी बॉडी 70% वाटर से बनी है, तो यू हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ वाटर लाइक 1 लीटर 2 लीटर, और उसमें 700 ml या 800 ml पे भी सर्वाइव करना लाइक
बट ये कि उनकी बॉडी होल्ड कर रही है, दैट इज द मेन रीजन। क्योंकि भगवान ने हमें कोई टैंक के साथ नहीं भेजा है कि भाई आपको जी एक 30 ml का टैंक, 30 लीटर का टैंक दे दिया कि भाई आप इसको फुल करके रखना है। जितना भी वो उसको बॉडी की जरूरत है उतना यूज करेगा, बाकी बाकी आउट करेगा, राइट। इनके पास वो आउट करने की कैपेसिटी जो है वो हैम्पर्ड है, राइट। तो वो जैसे ही आउट करने की कैपेसिटी हैम्पर्ड है, अगर वो उस चीज़ को एनालाइज करके या असेस करके अगर वाटर इनटेक नहीं लेंगे तो वो डिहाइड्रेशन या ओवर हाइड्रेशन होकर वो जो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। ये सबसे बड़ा एक इनके लिए लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा चैलेंज है कि मुझे प्यास लगती है लेकिन मैं पानी नहीं पीता, मैं बोल रहा हूँ पर मैं पानी नहीं पी सकता हूँ। कईयों को हमें ये भी बोलना पड़ता है कि आप कुल्ला करके थूक दो। उसके बाद साफ सुथरा खाना, क्लीन डाइट। ऐसे अगर वो कहीं बाहर जा भी रहे हैं तो भी अपने आप को कोई अगर कुछ जंक फूड खाना चाहते हैं तो वो गर्म खाना खाना है, ठंडा नहीं खाना है। अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो क्योंकि उनकी ऑलरेडी रोगों से लड़ने की क्षमता कम है, इम्यूनिटी कम है, तो जल्दी इन्फेक्शन कैच करेंगे, ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होगा। तो ये उनके लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो उनको करना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो कहते हैं ना, खाना पीना रोटी मकान की तरह, तो सबसे इम्पोर्टेंट खाना पीना है, उसी में सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, सबसे बड़ा तो सर अपने आप में मतलब कहते हैं ना, ऐसी बीमारी ना हो किसी को तो ज़्यादा बेटर बिल्कुल है। जी। तो सर जैसे नॉर्मली पेशेंट्स जो होते हैं यूजुअली सर देखते हैं कि काफ़ी बार उनकी बॉडी ठीक रिस्पॉन्ड कर रही होती है पर वो मेंटली बहुत बार गिव अप कर देते हैं। यस। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई मेंटली बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं, शायद उनकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो सर ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटलनेस आपकी गिव अप में और आपके सपोर्टिव में? मैं आपको ये कहूँगा कि जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पेशेंट है जिसका बॉडी चाहे भले ही ना कर रहा हो लेकिन अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है वो पेशेंट मच 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 बेटर करेगा एज कम्पेयर टू उस पेशेंट के जिसकी की बॉडी तो ठीक है लेकिन वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है या अपनी डिजीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि वेरी हाई यूरिया क्रिएटिनिन लेके चल रहे हैं, उनके पैरामीटर्स बहुत ख़राब हैं बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे नेवर फेस एनी प्रॉब्लम्स। आई एम गुड सर, डोंट वरी, आई एम गुड। वी आर सेइंग कि नो यू आर नॉट गुड, बट दे आर सेइंग नहीं सर वी आर गुड, डोंट वरी, हम अच्छा कर रहे हैं। और एज कम्पेयर टू हमें पेशेंट को मोटिवेट करना पड़ रहा है कि मिस्टर एक्स वाई जेड या मिसेज एक्स वाई जेड यू आर डूइंग वेल, डोंट वरी, है ना, यू मोटिवेट योर सेल्फ, यू डू नहीं सर मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा। तो एट मल्टीपल टाइम्स वी हैव टू टेक असिस्टेंस फ्रॉम आवर साइकेट्रिस्ट ब्रदर्स और कोलीग्स या फिर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे कि एक बार इनका सेशन लीजिए या इनसे डिस्कस कीजिए। कभी हमें उनके रिलेटिव्स से अकेले में बैठ के बात करनी पड़ती है कि दे नीड दिस, मतलब आप इनसे बात करो अच्छे से। हाँ, ये क्यों इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हैं? हाँ, तो आपका जो सेकंड सेट ऑफ पेशेंट है, द वन हु इज मेंटली स्ट्रॉन्ग, वो हमेशा ही बेटर करेगा, हमेशा, ऑलवेज दे विल फील बेटर। हाँ, बिकॉज वो मेंटली प्रिपेयर है ना कि ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा, बस लेट्स डू इट व्हाट वी आर। जो फाइटिंग एटीट्यूड है ना वो हमेशा ही उनको हेल्प करेगा लॉन्ग रन में, हमेशा। तो सर अब अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि डायलिसिस इंडिया में सर्वाइवल है या फिर एक स्ट्रगल? देखिए मैडम, ये सर्वाइवल तो ऑब्वियसली है ही बट ये स्ट्रगल भी अपने आप में है ही, क्योंकि ये स्ट्रगल टू सर्वाइव ही है एक काइंड ऑफ। ये कोई भी डिजीज़ हो, ये नहीं कहता कि ये अगर कोई पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ जाता है और अगर आप उसे पैरासीटामोल दे रहे हो या एंटीबायोटिक दे रहे हो या आप उसको हाई ग्रेड फीवर में छोड़ देते हो तो भी वो स्ट्रगल करेगा। बट दिस इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़। जो डायलिसिस से पहले की जो डिजीज़ है उसका नाम है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, पुरानी गुर्दे की बीमारी। तो जो पुरानी बीमारी है वो पुराने समय तक जब उसके ऊपर इलाज चलेगा तो वो उसको पेशेंट को स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार का ट्रीटमेंट डेवलप हो चुके हैं, जितनी एडवांस हमारे पास दवाएं हैं, उसके अंदर पेशेंट उस ट्रीटमेंट के साथ अपना जीवन अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो सिंस लास्ट 8 to 10 years कारपेंटर हैं, जो अपने हाथ से आपके फर्नीचर अपने हाथ से बनाएगा, ठीक है, वो फुल अपने हाथ से मेहनत करता है, आता अपना हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराता है, डज वेल। जो हाथ से मेहनत करने वाले हैं, जो टीचर्स हैं, हाँ टीचर्स हैं। मेरे एक लेडी हैं, शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर,
उनकी इतनी सारी एग्जीबिशंस लगती हैं, वो मुझे इनवाइट करती हैं, हम जाते हैं। अभी उनका भारत मंडपम में बहुत बड़ा एग्जीबिशन हुआ था। शी इज़ डूइंग इट वेरी वेल। ये स्ट्रगल जो सर्वाइवल के साथ में जो स्ट्रगल है, ये फिर वहीं पे हमारा जो पहले वाला क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं हम कि पेशेंट का माइंडसेट कैसा है। अगर पेशेंट ने उससे माइंडसेट से अपने आप को समझ लिया है कि ये मुझे हफ्ते में 2 बार करना है, मुझे 4 ये पार्ट ऑफ लाइफ है मेरा, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसने मेरे जीवन को ख़त्म नहीं करना है, ये मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता है, राइट। तो वो आगे बढ़ते हैं और वो लोग अच्छा करते हैं। जैसे बरेली से एक लड़का आता है, वो सिंस लास्ट 4 ईयर्स डायलिसिस कर रहा है, 18 साल का है, 14 साल की उम्र से उसकी डायलिसिस स्टार्ट हो गई थी। ही इज़ डूइंग वेल। वो उसने अब अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट करी है और साथ में वो ट्यूशन्स लेता है, आता है महीने में एक बार बरेली से दिखाने के लिए मिलता है। ठीक है, तो डिजीज जो है वो किसी इंसान को डिक्टेट नहीं कर सकती है। इट्स अबाउट योर माइंडसेट। इट्स अबाउट योर माइंडसेट, टोटली। तो सर अगर मैं आपसे एक नॉर्मली पर्सनल क्वेश्चन पूछूं कि सर अगर मान लेते हैं हमारे किसी क्लोज रिलेटिव को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो सर आप उनको पर्सनली क्या रिकमेंड करोगे कि आपको डायलिसिस पे जाना चाहिए या आपको इनिशियल स्टेज पे ट्रांसप्लांट करा देना चाहिए? देखो मैडम, ये ना ट्रांसप्लांट इज द डी फैक्टो ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑफ एनी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज का डी फैक्टो ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसको एक अच्छी डायलिसिस मिलती है तो उसका लाइफ अच्छा नहीं है। हमें बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करके, देख कर, असेस करके उसके बाद पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए। ट्रीटमेंट इज डेफिनेटली ट्रांसप्लांट। अगर पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए जा सकता है तो ही और शी शुड गो फॉर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली। लेकिन अगर अभी सिचुएशन ये नहीं है कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, पैरामीटर्स उसके ठीक नहीं है, पैरामीटर्स ठीक नहीं है, सोशल स्टेटस ऐसा है कि वो एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ट्रांसप्लांट, पोस्ट ट्रांसप्लांट भी ट्रांसप्लांट के लिए जो मेडिकेशंस हैं वो पेशेंट को चाहिए ही, बिल्कुल, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट कितना भी सपोर्ट करे, फिर भी 10 to 15,000 पर मंथ का एक्सपेंडिचर है। ठीक है। सेकेंडली, किडनी अपने आप में इतना रेयर, इंडिया के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के प्रति लोग इतने जागरूक नहीं है, तो किडनी मिलना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, यंग पेशेंट्स को नहीं मिलती है। तो अगर मिलती है डेफिनेटली गो फॉर ट्रांसप्लांट, लेकिन जब तक नहीं है तब तक गुड क्वालिटी डायलिसिस सस्टेन्स पेशेंट फॉर क्वाइट लॉन्ग एंड क्वाइट वेल, अच्छे से करता है सस्टेन पेशेंट। सर अगर हम डायलिसिस का समझना चाहें तो डायलिसिस कितने लंबे समय तक के लिए विल सपोर्ट यू द बेस्ट? लाइक जैसे काफ़ी लोग कहते हैं 20 ईयर्स, किसी का एग्जांपल 25 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स। पर अगर नॉर्मली अगर मेडिकली देखना चाहें तो डायलिसिस कितना लंबा एक मैक्सिमम इंसान को खींच सकता है कि हाँ यहाँ तक वो आपके साथ सर्वाइव करेगा? ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है। मैं आपको एज अ मेडिकल प्रोफेशनल ये इस तरीके से नहीं कहूँगा। बात वही है कि बॉडी क्योंकि डायनामिक है, तो हर एक पेशेंट अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। कोई पेशेंट अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है, अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा है, डायलिसिस अच्छे से हो रही है, अच्छा फॉलोअप हो रहा है, डाइट अच्छी है, पेशेंट इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, 20 साल 25 साल चल रहे हैं, पेशेंट अच्छे चल रहे हैं, दे आर डूइंग गुड। ठीक है। मेरे खुद के मामा ससुर हैं, ही इज ऑन डायलिसिस लास्ट 7 years, ही इज डूइंग गुड। ठीक है। तो बट द पॉइंट इज कि हाउ द पेशेंट इज टेकिंग द ट्रीटमेंट, हाउ स्ट्रॉन्ग ही और शी इज, और कितना अच्छा डायलिसिस मिल रहा है। मीन्स सर पूरा इकोसिस्टम मैटर करता है, पूरा इकोसिस्टम स्पेशल, और साथ साथ उसका खुद का फैमिली सपोर्ट भी कितना इम्पोर्टेंट है। कि उसका पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से मूव कर रहा है, उसी पे डिपेंड करता है कि हाउ गुड ही कैन डू। और ये मेरे हिसाब से सिर्फ अगर हम इसको इसी आइसोलेटेड इसी चीज़ पे बोलें तो नहीं है, ये ऑलमोस्ट ऑल हार्ट डिजीज़ पे ही मैटर करता है। अगर एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, मैं कहता हूँ सिर्फ एक नॉर्मल आज की तारीख में ऑलमोस्ट ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जो ये कहे कि मेरे घर में एक डायबिटिक नहीं है। लगभग इंडिया में तो मतलब वी आर दी डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो हर एक घर में, तो वो जो लोग जिनके घर में डायबिटिक है वो अगर उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है वो भी अच्छा कर रहे हैं, जो उनके घर में नहीं अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है वो डायबिटीज़ में भी खराब कर रहे हैं। राइट। ठीक है। जो अगर किसी को बुखार हो गया, अगर बुखार वाले को अच्छा ट्रीटमेंट मिला वो बुखार में भी अच्छा करेगा, नहीं कर रहा तो बुखार के अंदर भी पेशेंट को कुछ हो जाता है। तो येस, इट इज़ अ सीरियस डिजीज़, इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रीटमेंट पैराडाइम, जो भी हम उसको दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे अभी आपने कहा था इम्यून डिजीज़ के बारे में, तो जो ये इम्यून डिजीज़ होते हैं सर, ये जेनेटिक्स होते हैं, बाय जेनेटिक हमें होते हैं, या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं? मींस लाइक ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ ये किस तरीके से हमारी बॉडी में, लाइक ये जेनेटिक के बेस पे हैं या ये बेसिकली कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून
डिजीज़ को समझने से पहले ना आपको इस शब्द को समझना होगा। ऑटो मतलब खुद और इम्यून मतलब इम्यूनिटी। राइट। यानी कि इम्यूनिटी मतलब हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता। हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता खुद से हमारे शरीर के खिलाफ काम करने लग गई। वो क्यों काम करने लग गई? क्योंकि उस रोगों से लड़ने की क्षमता को ये समझ में नहीं आया कि वो जिस चीज़ के खिलाफ काम कर रही है वो कोई बाहरी चीज़ नहीं है, वो अंदरूनी चीज़ है। वो उसको समझ नहीं आया, वो वहाँ पे कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज दो चीज़ें हो सकती है। एक तो जेनेटिक्स तो होता ही है कि ठीक है, किसी की जो किडनी है उसके ऊपर इस प्रकार के प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, या कोई भी जॉइंट पे या किसी भी चीज़ पे जो कि उसकी अपनी जेनेटिक्स के हिसाब से बाहरी चीज़ है, अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से, वहाँ पे उसके अगेंस्ट काम करने लग गई। दूसरी चीज़, या उसके शरीर में उससे, जैसे एक IgA नेफ्रोपैथी है फॉर एग्जांपल, कि उसके अंदर ऐसे एंटीबॉडीज बन रहे हैं जो इतने ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, वो उतने ज़्यादा बनने लगे और वो किडनी में जाके बैठने लग गए, जिससे उसको ख़राब होने लग गई किडनी। जो आज की डेट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल पोल्यूटेंट्स हैं, जब वो पोल्यूटेंट्स अंदर जा रहे हैं, या हम किसी तरह के खाने के अंदर कुछ पोल्यूटेंट्स ले रहे हैं, तो जब वो जाते हैं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, ज़्यादा एक्टिविटी में चला जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ रुकना है, तो वो हमारी जो हमारे सेल्स हैं उनके अगेंस्ट काम करने लग जाता है। ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वैसे जेनेटिक एक फैक्टर है, बट ये कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमारे, वो भी बहुत इफेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर जैसे स्ट्रेस है, नॉर्मली कहते हैं कि स्ट्रेस से भी काफ़ी डिजीजेज हमारी बॉडी में इन्वाइट होते हैं, तो सर ये रियलिटी है या हम कहें कि हमारे बीच में एक ओवररेटेड एक्सक्यूज़ है कि स्ट्रेस से डिजीजेज को हम इन्वाइट कर रहे हैं? देखो ऐसा होता है मैडम कि स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस करता है कि आपके ब्रेन में ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जो कि बॉडी के स्ट्रेस रिलेटेड नॉर्मल फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल, जब उसको ये हमको नेचर ने दिया है कि जब हम किसी स्ट्रेस रिलेटेड सिचुएशन में हैं तो वहाँ पे हमें दो चीज़ होती है, या तो आप फाइट करो या आप फ्लाइट करो। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन होता है, वो बॉडी का नेचुरल, वो नेचर ने उसको बना के दिया है सिंस इवोल्यूशन। हम ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ, इसी तरीके से होता है कि या तो अगर कोई मेरे सामने स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, आइदर आई विल फाइट इट और आई विल फ्लाइट फ्रॉम इट, मैं भाग जाऊँगा। उस समय पे बड़े ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में, दोनों चीज़ों के लिए। उसको ये एनर्जी देने के लिए, लड़ने के लिए भी और भागने के लिए भी, उसको दोनों के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो जो स्ट्रेस रिलेटेड जो केमिकल्स हैं, दे आर रियल, वो हैं, रियल में होते हैं। राइट। तो अगर वो आप परसिस्टेंटली स्ट्रेस में हैं तो वो जो केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी में परसिस्टेंटली रिलीज होते रहेंगे। और क्योंकि आप ना परसिस्टेंटली तो फ्लाइट या फ्लाइट की सिचुएशन में नहीं रह सकते, और बॉडी बनी भी नहीं है, लेकिन आपने उसको परसिस्टेंटली उस स्ट्रेस में, उस तनाव में, उस दबाव में बनाया हुआ है, तो वो आपके ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करेगा, आपके बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा। तो दैट स्ट्रेस इज डेफिनेटली देयर, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। इफ समवन इज स्ट्रेस्ड, इफ समवन इज डिप्रेस्ड, देन दे नीड हेल्प। तो सर अगर हम कहें कि कोई बंदे को स्ट्रेस है या कोई पर्सन डिप्रेस्ड है, तो ऐसे पहले कौन से 5 ऑर्गन्स होंगे या ऐसे कौन से 5 डिजीजेज होंगे वो जिनको सबसे पहले इनवाइट कर रहा है अपने से? लेथार्जी होगी सबसे पहले, थकेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं तो, अब मेरा आज उठने का मन नहीं है, आई डोंट वांट टू वेक अप, आई वांट टू लाई डाउन इन माय बेड, ठीक है, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। आइसोलेट शुरू हो जाएगा। आइसोलेशन है। कोई लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन्स पर से कोई ऐसे लिस्ट से नहीं कर सकते हो आप, लेकिन बिहेवियरली चेंजेस होते हैं। और सबसे पहले जो होता है ना, वो एरिथमियाज होते हैं, जैसे टैकीकार्डिया हुआ, किसी की हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड फिर चीज़ें खराब होंगी कि ठीक है, उससे किसी के हार्ट पे असर होगा, किसी के लीवर पे असर होगा, किसी के किडनीज पे असर होगा, किसी की आंखों पर असर होगा। तो पर से ऐसे लिस्ट से नहीं बना सकते हो आप कि अगर स्ट्रेस होगा तो भाई आपकी ये चीज़ें खराब हो जाएंगी। नहीं, वो कितना उस चीज़ को मैनेज कर रहा है और उसके बाद वो चीज़ें किस तरीके से चेंजेस होंगी, वो डिपेंड करता है। वही यहाँ पे फिर बात आ जाती है डायनेमिक, कि पर्सन टू पर्सन इट विल वेरी, राइट। सर जैसे मोस्ट कॉमनली कहते हैं कि डायबिटीज़ या जिनको ज़्यादा हाई बीपी रहे उनको इन फ्यूचरली किडनी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर इसका क्या एक डायरेक्ट रिलेशन है कि डायबिटीज़, बीपी और किडनी तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, और ये दोनों कैसे किडनी में रिलेट करती हैं? देखो मैडम, आप ना किडनी को ऐसे समझिए कि किडनी एक तरह का फिल्टर है,
जैसे घर में आप चाय के लिए छन्नी का इस्तेमाल करती हैं, बिल्कुल वैसे ही शरीर जो है किडनी का इस्तेमाल करता है अपने खून की सफाई करने के लिए। ठीक है। जब खून में एक्सेस शुगर है तो वो छलनी में सूजन आनी शुरू हो जाती है। ओके। ठीक है। तो जब वो सूजन आनी शुरू होगी तो जब उसके ऊपर वो आपकी जब चाय या खून जब उसके ऊपर गिर रहा है तो वो प्रॉपरली उसको डैमेज करती है, वो सूजी हुई छलनी को डैमेज करती है। डैमेज करती है तो धीरे धीरे करके उसकी फंक्शनिंग कम होती जाती है। सेकेंडली अब आते हैं कि ब्लड प्रेशर से क्या संबंध है। अगर मैं एक चाय को आराम से डाल रहा हूँ तो वो आराम से आपकी छलनी, और एक आपने उसको एक बहुत प्रेशर वाले किसी फ्लूइड के नीचे डाला तो उसके ऊपर जोर पड़ेगा, जोर पड़ेगा, स्ट्रेच पड़ेगा, जोर पड़ेगा तो वो फिल्टर्स खराब होते हैं। तो दैट इज दी, अगर बेसिक के अंदर आप समझेंगे तो बिल्कुल बेसिक एक लेमैन की लैंग्वेज में इस तरीके से समझिए कि वो शुगर और बीपी उसको उस तरीके से उस फिल्टर को खत्म करते हैं। स्लोली करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ द टाइम करते हैं, लेकिन इस तरीके का ये इसका सबसे बेसिक चीज़ है। बहुत सारे और अंदर पैथोलॉजिकल चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन एक किसी को भी बेसिक अगर मुझे समझाना है तो मैं उसे इस तरीके से समझाऊंगा। तो बिकॉज वो दोनों कहीं ना कहीं कोरिलेटिवली उस फिल्टर प्रोसेस को ही डैमेज कर रहे हैं। हाँ, उसकी फिल्टरिंग को कम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो प्रोसीजर आगे बढ़ता जाएगा, समय निकलता जाएगा, साल बढ़ते जाएंगे, तो वो किडनी इफेक्ट करेगा। राइट। अब मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, कोई पेशेंट नहीं सर्वाइव कर पाया, अब वो उसके अपना लक था या उसकी अपनी डेस्टिनी थी, बट हम बहुत ब्लेम गेम खेलते हैं हमारे सिस्टम में कि इट वाज द नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स, उन्होंने लेट देखा, वो थोड़ा प्रायर टाइम, जैसे ये हमारे है ना एम्बुलेंस के लिए भी हम यूजुअली कहते हैं कि एम्बुलेंस लेट आई चीज़ें। तो सर मैं आपकी साइड की इस रियलिटी को समझना चाहते हैं, क्या सच में डॉक्टर्स लेट देखते हैं या फिर ऐसा सिचुएशन होता है कि वो चीज़ों को धीरे धीरे अपना आप डिले कर देता है? मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा पिक्चर दूं कि ऑल ओवर इंडिया इस टाइम पे इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में लेस देन 3000 डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं। लेस देन 3000? ओके। तो इंडिया के अंदर आप एक अप्रॉक्सीमेट मानेंगे तो 3000 नेफ्रोलॉजिस्ट ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। और दे आर केटरिंग टू अप्रॉक्सीमेटली 160 CR ऑफ पीपल। तो सेइंग कि भाई डॉक्टर ने लेट देखा वुड ऑब्वियसली भी ट्रू, क्योंकि वो डॉक्टर है ही इतना कम। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो हो सकता है डॉक्टर के पास पहुंचे ही नहीं। लेकिन उसी के साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में कि योर रीच टू अ सुपर स्पेशलिस्ट इज़ मच ईजियर इन इंडिया एज कम्पेयर टू एनी वेस्टर्न कंट्री। वहाँ पर अगर आपको सुपर स्पेशलिस्ट के पास पहुँचना है तो शायद आपको हो सकता है 3 महीने 4 महीने के बाद ये अपॉइंटमेंट मिले। ओके। यहाँ पर आज आप जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप एक ओपीडी का पेपर बनाएंगे एंड यू माइट बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ सुपर स्पेशलिस्ट इन 1 आवर। हाँ, 1 to 2 hour मैक्स टू मैक्स। मेरे को यूरिन में फ्रॉदिंग हो रही है या XYZ हो रहा है और मेरे को दिखाना है। तो लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पेशेंट कौन से किस लेवल की केयर पे पहुंचा, क्या वो प्राइमरी केयर में पहुंचा, क्या वो सेकेंडरी केयर में पहुंचा, क्या वो टर्शरी केयर में पहुंचा, टर्शरी केयर के अंदर भी सुपर स्पेशलिस्ट तक कब पहुंचा, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये कहना कि भाई नहीं देखा, ऑब्वियसली जब जिसके साथ में भी कैजुअलिटी हो गई है या कुछ गलत हो गया है, दे आर बाउंड टू फील मतलब चीटेड या दे आर बाउंड टू फील बैड। लेकिन ये कहना कि हमारे साथ गलत हुआ क्योंकि डॉक्टर्स ने किया, ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि डॉक्टर्स हैं ही उस फील्ड के कम लिमिटेड कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। राइट। ठीक है। तो जब तक फैसिलिटीज़ नहीं इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट इंक्रीज नहीं होंगे, तब तक ये वाली शिकायतें आपके सामने आती रहेंगी। सर मैं जैसे कि आपसे एक चीज़ जानना चाहें कि हम एक बात कैसे आपने कही कि इट्स टू लेट के बारे में, जैसे इमरजेंसीज़ होती हैं। अब हमारे सामने बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने वो पेशेंट नहीं, एक पर्सन है, हम उसको देख रहे हैं कि डे बाय डे उसकी बॉडी कम रिस्पॉन्ड कर रही है, उसकी कहीं ना कहीं डेली एक्टिविटीज़ में भी डिफरेंस आ रहा है, बट हम उस चीज़ को ना इतना गौर नहीं फरमाते। हमें लगता है कि यार ठीक है, मे बी शायद नींद ना पूरी हुई हो या ढंग से डाइट ना ली हो। तो क्या सर इंडिया में या हमारा जो नॉर्मली लोगों का माइंडसेट है, क्या हम इमरजेंसी को सर तब फील करते हैं जब व्हेन इट्स टू लेट? क्योंकि हम अर्ली साइंस को, मुझे ऐसा फील होता है कि अर्ली साइंस को हम बहुत बार अवॉइड कर देते हैं कि लाइक यार मे बी हमारी नींद पूरी नहीं हुई, मे बी कोई ऑफिशियल स्ट्रेस हो सकता है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स। डेफिनेटली ये बात है, क्योंकि
हेल्थ इज़ प्रॉबेबली द लास्ट थिंग ऑन आवर माइंड इन इंडिया। हेल्थ सबसे लास्ट में ही आती है, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती है। घर में जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, बच्चों की स्टडीज़ पूरी होनी चाहिए। मेरी हेल्थ तो चल ही रही है, हो सकता है आज मुझे नींद पूरी नहीं होगी, इस वजह से मेरे को थकान हो गई है। हो सकता है मैं आज ज़्यादा चल लिया हूँ तो मेरे पैरों में सूजन आ गई है। राइट, बिल्कुल। ठीक है, अगर मैंने आज सुबह यूरिन किया और उसमें झाग आया, हो सकता है ऐसे ही मैंने शायद कल कुछ ज़्यादा दूध पी लिया होगा या अंडा 2 खा लिया, या कोई एसिडिक कुछ ले लिया, इस वजह से हो गया। राइट। तो हेल्थ जो है हमारी ऑलमोस्ट ऑल लास्ट प्रायोरिटी है। उससे पहले हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लग्जरी है या नीड्स हैं या वांट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें पूरी करनी है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज आया है कि पीपल हैव बिकम मोर अवेयर टू देयर रूटीन ब्लड चेकअप्स। एटलीस्ट कुछ लोग, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल आर बिकमिंग अवेयर। यस, बहुत बड़ा हमारा ऐसा पार्ट है जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि दे शुड गेट देयर रूटीन ब्लड चेकअप्स, और या ब्लड प्रेशर चेकअप, या इस तरह के कैंप्स भी लग रहे हैं जहाँ पे लोगों का ब्लड प्रेशर देखा जाता है। तो पीपल आर बिकमिंग अवेयर, बट वी आर अ कंट्री ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, तो हर एक जगह तक पहुँचना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो चीज़ें डेफिनेटली कंट्रोल में आ रही हैं, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। वही वाली बात है। सर, जैसे आजकल ना एक ट्रेंड बड़ा फॉलो होता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी रोड रेज हो जाए, लोग सर वहाँ एक्शंस बाद में लेते हैं। दे स्टार्ट डूइंग वीडियोज़, दे स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़, दे पोस्ट ऑन वीडियोज़ रेदर देन कॉलिंग फॉर अ इमरजेंसी हेल्प या कॉलिंग फॉर अ एम्बुलेंस। तो सर, क्या ये भी एक माइंडसेट का रीज़न नहीं है कि वी आर लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट, बट वी आर नॉट लुकिंग कि वो पर्सन को नीड है, वी हैव टू गिव द फर्स्ट बेस्ट व्हाट वी कैन डू। देखिए, ये तो एज अ सोसाइटी वी आर लूजिंग ऑन कंपैशन, यही कहूँगा कि वी आर लूजिंग ऑन कंपैशन। जब तक वो कंपैशन वाला पार्ट नहीं आएगा, कि हाँ ह्यूमन वाला पार्ट नहीं आएगा कि मुझे अपनी ड्यूटी एज ए ह्यूमन पूरी करनी है, तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। और आज की डेट में जब हर एक इंसान के हाथ में एक कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन है, और वी आर सीइंग कि जो ये रूटीन के जो व्लॉग्स वाला है वो कई गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा है एज कम्पेयर टू एक जो मेहनत कर रहा है आदमी, तो लोगों को लगता है कि अच्छा 1 मिनट में कंटेंट बन गया। आज की तारीख में वी आर इन दैट पीरियड, तो वो डेफिनेटली गलत तो है, लेकिन अब किसको रोकने का भी एक स्थिति नहीं है। वो तो ये एज अ सोसाइटी वी नीड टू चेंज। सर, जैसे मान लीजिए अगर आज जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो, तो आपकी साइड से ऐसे कौन से पहले 5 स्टेप्स होने चाहिए जो हमें सीखने की या अपनी लाइफ में अपनाने की ज़रूरत है कि कभी कोई एक्सीडेंट हो, कभी कोई इंसिडेंट हो, कोई कैजुअलिटी हो, तो आप सबसे पहले 5 स्टेप्स को फॉलो करें रेदर देन डूइंग एनीथिंग एल्स? देखिए, सबसे पहले जब भी हम ये बेसिक चीज़ों पे स्टार्ट करते हैं, तो मेडिकल लाइन के अंदर इसको कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। Right. तो बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर सबसे पहले अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हम कहते हैं वो ये कहते हैं कि पहले सबसे पहले आप अपने आप को सुरक्षित कीजिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ में कहीं पे करंट बह रहा है, या कहीं पे आग लगी हुई है, या कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई अर्थक्वेक आ रहा है, सबसे पहले आप अपने आप को सेफ करें। आप सेफ सिचुएशन में होने चाहिए। आप सेफ सिचुएशन में होंगे तब आप किसी की मदद कर पाएंगे। राइट। जैसे अगर आप फ्लाइट में जाएंगे तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि आप अपना मास्क पहन लीजिए, उसके बाद दूसरी की मदद कीजिए। राइट। सबसे पहले इंश्योर कि आप सेफ हैं, देन यू इंश्योर कि सीन सेफ है। मतलब आप जाना चाहते हैं वहाँ पर, जैसे अगर वो पेशेंट वहाँ है और तो वहाँ पर जाने की स्थिति है, कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ जा रहे हैं, किसी गड्ढे में आपको चोट लग जाए, या वहाँ पे कोई और मेटल की चीज़ है उससे आपको लग जाए। पहले आप अपने आप को सेफ कीजिए, सेकेंडली सीन को सेफ कीजिए। फिर उसके बाद जब आप पेशेंट के पास जाते हैं, सबसे पहले उसको देखें कि वो पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, कि सांस ले रहा है, उसको चेक करें कि हाँ सांस ले रहा है, उसको उठाने का प्रयास करेंगे, कॉन्शियस है या नहीं, उसको उठाने। अगर वो नहीं है तो उसी समय पर आपके साथ में अगर कोई और वहाँ पर है, तो आप उसको बोलें कि आप एम्बुलेंस को कॉल करें। सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। 4th पार्ट ये है कि आप उसको एम्बुलेंस के लिए कॉल करें। 5th पार्ट, जो कि आज की तारीख में हम सब लोग ट्राई करते हैं कि हम लोगों को ट्रेन करें, वो CPR में, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे भी रेगुलर सेशंस हमारी एनेस्थीसिया टीम करती है, जो हमारे सैनिटेशन स्टाफ है, या जो हमारा नर्सिंग ऑर्डरली का स्टाफ है, जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है, हम सबको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जब कभी भी बाहर भी जाएं और अगर इस तरह वो सीन देखते हैं, तो दे शुड नो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिससे कि जब तक कि एक्सपर्ट हेल्प आती है विद थ्रू एम्बुलेंस, तब तक वो पेशेंट को सपोर्ट करने का प्रयास करता है।
सर CPR मोर ओवरली टेक्निकल बेस ज़्यादा है या फिर सर इट्स अबाउट करेजियस लाइक नहीं, कि आप वहाँ जा रहे हो एंड यू नो लाइक काफ़ी बंदा खुद ही देख के कॉन्शियस हो जाता है? वो कॉन्शियस इसलिए हो जाता है क्योंकि दे हैव नॉट बीन ट्रेन्ड इन इट। अगर हम इसको ट्रेन करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। तो और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ट्राई कर भी रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ में ट्रेन किया जाए। इनफैक्ट नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी रेगुलर इस तरह के सेशंस लेती रहती है कि लोगों को CPR में थोड़ा ट्रेन किया जाए जिससे बेसिक CPR लोगों को आए। बट उससे पहले जो मोस्ट, ये तो 5th पे है, उससे पहले के जो 4 स्टेप वो हैं वो यही है कि सबसे पहले खुद की सेफ्टी, सीन की सेफ्टी, सेकेंडली पेशेंट को चेक करना है कि हाँ कि वो ठीक है नहीं, और जो उस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट है टू कॉल फॉर हेल्प। यस, टू कॉल फॉर हेल्प कि भाई आप तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं या किसी और को मदद के लिए बुलाएं। अगर उसको चोट लगी है, उसको थोड़ा बहुत ब्लड को रोकने के लिए क्या करना है, किस तरीके से उसके वुंड को स्टेबलाइज किया जा सकता है, ये उसको हम पहले फोकस करें सबसे पहले। सर मैं थोड़ा सा ना अब यहाँ से एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि कार्डियक अरेस्ट हमने नॉर्मली मूवीज़ में या हम कह सकते हैं और भी जगह हमने बहुत ड्रामेटिक फॉर्मेट में देखा है। सर जो कार्डियक अरेस्ट हमने ड्रामेटिक फॉर्म में मूवीज़ में या किसी वेब सीरीज में देखा है, सर वो एक्चुअली वैसा होता है या इट ट्राई टू प्रिटेंड? जैसे कहते हैं ना, हमने मूवीज़ में देखे कि कोर्ट रूम ऐसे होते हैं, कोर्ट्स में डिस्कशन ऐसे होते हैं। अब मैंने जब पर्सनली 1-2 बार कभी कोर्ट जाना हुआ, मैंने कहा जो हमने मूवी में देखा और रियल लाइफ में देखा इट इज़ लाइक टोटली डिफरेंट। तो सर क्या जो कार्डियक अरेस्ट हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, क्या एक्चुअली इट इज़ लाइक द सेम सिचुएशन और वो बहुत डिफरेंट होती है? नहीं, तो जैसे आप एक्चुअली होता क्या है कि थोड़ा सा ना मैं कार्डियक अरेस्ट का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर नहीं पाता, तो थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि आपके माइंड में कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड क्या पिक्चर है, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मतलब कार्डियक अरेस्ट में ये हुआ कि किसी को एकदम हुआ, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ हार्ट के पास पेन होगा एंड वो बिल्कुल अपना कॉन्शियसनेस छोड़ देंगे एंड इमीडिएटली वो जहाँ भी होंगे एनीवेयर वो इमीडिएट फेंट हो जाएंगे। तो ये पिक्चर तो सर हमने देखी है। हाँ, तो देखो मैडम, ये दिस इज़ द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक क्या हो गया। आप इसको बिल्कुल बेसिक भाषा में इसको हार्ट अटैक कहेंगे और मेडिकल लाइन में इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहेंगे। दिस इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ इट कि पेशेंट को सडन ऑनसेट चेस्ट पेन हुआ, सीवियर चेस्ट पेन हुआ, स्वेटिंग हुई और पेशेंट वहीं फेंट हुआ, और हो सकता है कि फिर उसके बाद ना रिकवर हो पाए। दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है, दिस इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। बट उससे पहले के जो प्रोड्रोमल साइंस होते हैं वो भी होते हैं जो पेशेंट कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, कि जैसे कि मुझे गैस बन रही है। लोग जो हैं उस चेस्ट पेन को गैस से रिलेट कर लेते हैं कि मुझे गैस बन रही है, इस वजह से छाती में दर्द हो रहा है, थोड़ा इनो पे लेता हूँ, ठीक है, तो या कुछ एंटासिड ले लेता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कुछ इस तरीके की दिक्कत आप किसी पेशेंट को लगातार हो रही है, बार बार हो रही है, कि उसको ऐसा लगता है कि मुझे गैस बन रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन हो रहा है, देन दे शुड सीक मेडिकल हेल्प। अगर चलने से दर्द हो रहा है किसी को थोड़ा बहुत, अगर एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स चढ़ने से डिस्निया हो रहा है, सांस फूल जाता है या छाती में दर्द होता है, देन दे शुड सीक मेडिकल हेल्प। हो सकता है कि देयर माइट बी सम अंडरलाइंग पैथोलॉजी, तो उसको रूल आउट कर लेना चाहिए। लेकिन जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़, और ये होता है, ये डेफिनेटली। बट इट इज़ अ वेरी सीवियर। यस, इट इज़ अ वेरी सीवियर। स्टार्टिंग और एंडिंग यही देखा है। हाँ, नहीं, ये ना तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों चीज़ नहीं है। दिस इज़ द एंडिंग जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सीवियरिटी है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे पार्ट होते हैं। सर मैं अपनी एक बात कही कि इट इज़ अ हार्ट अटैक, इट इज़ नॉट अ कार्डियक अरेस्ट। सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस हुआ देन? हार्ट अटैक का मतलब ये है, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, कि हार्ट एक मसल का ऑर्गन है। इट इज़ एन ऑर्गन मेड ऑफ मसल्स, ठीक है, और इसकी खुद की ब्लड सप्लाई है। जब इसकी कोई भी पार्ट ऑफ ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो वो वहाँ पे पेन करता है। उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक, कि हाँ पेशेंट को दर्द हो रहा है, वो उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको हार्ट अटैक कहते हैं। और जो आप अरेस्ट कह रही हैं, इसका मतलब है कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, उसकी धड़कन बंद हो गई है, उससे सरेंडर कर दिया। हाँ, उसकी हार्ट अटैक का मतलब जो कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि अरेस्ट हो चुका है, कंप्लीटली बंद हो चुकी है। अब उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए चेस्ट कंप्रेशंस, जो आपने कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स देखा है, हाँ, जिसकी चेस्ट को प्रेस करके कर रहे हैं या इलेक्ट्रोड से कर रहे हैं, वो वाला पार्ट जो होता है वो आफ्टर कार्डियक अरेस्ट होता है। ओके। तो हार्ट अटैक में और इसमें यह है कि कार्डियक अरेस्ट इज द फाइनल स्टेज जहाँ पे अरेस्ट हो चुका है हार्ट।
हार्ट अटैक उससे पहले का है, जहाँ पे उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड है बट हार्ट इज फंक्शनिंग। बेसिकली आपको इंडिकेशंस दे रहा है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इमीडिएट केयर। जहाँ पे आपको अगर किसी भी पेशेंट को अगर चेस्ट में पेन हो रहा है, सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट, जैसे एक बड़ी कॉमन सी होती है कि घबराहट हो रही है, मुझे अजीब सा, मुझे लग नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, और स्वेटिंग हो रही है, पेशेंट को पूरे शरीर में पसीना आ रहा है, दैट इज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ हार्ट रिलेटेड इलनेस। सर अब ना थोड़ा सा आपके बारे में बात करते हैं जी। एंड जैसे नॉर्मली डॉक्टर्स का सारे दिन तो अच्छे नहीं होते, सम डेज आर वेरी गुड, सम डेज आर लाइक ओके, सम डेज आर वेरी बैड इनफ टू। सर अगर एक डॉक्टर का कोई बैड डे है जहाँ उसने कुछ एक्सपेक्ट किया और कैजुअलिटीज़ हो गई एंड ये लाइक नहीं, वो मेंटली साउंड नहीं है, सर ऐसे चीज़ को आप लोग कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो फॉर योर नेक्स्ट डे एंड यू नो हाउ यू बिहेव लाइक अगर हमारे यहाँ कोई नेगेटिव डे हो या बैड डे हो तो वी फील लाइक ना आइसोलेशन, क्या बस शांति चाहिए, नो डिस्टर्बेंस लाइक दिस। तो सर इफ़ यू हैविंग अ बैड डे, सो व्हाट वुड यू डू? जो इसमें ना जो फैमिली होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। किसी भी डॉक्टर की लाइफ में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, स्पेशली जब उनको ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि ही और शी इज़ इन अ स्ट्रेसफुल काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, ना स्ट्रेसफुल प्रोफेशन में, तो वो लोग गैस कर जाते हैं। उनको एक आई गेस उनको भी ना भगवान एक सिक्स सेंस दे देता है कि आज नहीं, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल या शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, और आज तो दिन उनका सपोर्ट जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही एक डॉक्टर को कंटिन्यूसली मोटिवेट करता रहता है अच्छा करने के लिए। तो मे बी मैं तो यही कहूँगा कि आई एम ब्लेस्ड इन दैट पार्ट कि फैमिली वाला पार्ट जो है वो दे ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, और अगर इस कोई बैड डे जाता है देन आई विल ऑलवेज टॉक विद देम कि भाई आज ऐसे से हुआ, ये हुआ, एंड दे अंडरस्टैंड, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। वो तो खैर मेरी वाइफ नॉन मेडिको है, शी इज़ अ टीचर, तो वो इतना मुझे प्रोफेशनली नहीं सपोर्ट कर पाती, बट शी डेफिनेटली हेल्प्स इमोशनली कि हाँ कि नहीं अगला दिन जो है बेटर होगा, एंड देन वी ट्राई एंड फाइंड आउट कि भाई हम इसमें और बेटर क्या क्या कर सकते हैं। राइट। तो सर मैं ना आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम थोड़ा डिफाइन करें इंडिया में प्राइवेट हेल्थ केयर को और गवर्नमेंट हेल्थ केयर को, तो इन दोनों में सबसे बड़े ट्रूज क्या हैं और सबसे ज़्यादा नेगेटिवनेस क्या है कि लाइक यहाँ इनको अभी और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और यहाँ पे दे वर बेटर फ्रॉम ईच अदर, तो सब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे इफ़ वी टॉक अबाउट द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हेल्थ केयर इन इंडिया? देखो मैडम, गवर्नमेंट हेल्थ केयर के अंदर सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि इट इज़ मोर अप्रोचेबल फॉर अ पेशेंट, ज़्यादा है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट उसको अप्रोच कर सकते हैं। प्राइवेट के अंदर अपने आप ही एक हिंड्रेंस आ जाती है कि लोग अफोर्डेबिलिटी का हिंड्रेंस है, ठीक है, बट अगर और गवर्नमेंट के अंदर विद द अवेलेबल रिसोर्सेज जितना भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स कर सकते हैं, दे ऑल आर गिविंग देयर बेस्ट, ठीक है। मतलब कई बार हमें खुद हमारे पेशेंट्स को बोलना पड़ता है कि जो हम कर रहे हैं आप इसके ऊपर पैसे खर्च करने के बारे में मत सोचो, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, आप मत जाओ बाहर। अब इस बारे में अगर मुझे अपने से याद आता है कि व्हेन आई वाज एन इंटर्न, तो मैं एक मेडिकल आईसीयू में अपने एसआर के साथ था, वी हेल्प्ड अ पेशेंट थ्रू आउट नाइट। वो हार्ट अटैक के साथ पेशेंट था, 4-5-6 घंटे तक पेशेंट के ऊपर वी कंटिन्यूसली पुट इन आवर एफर्ट्स, और पेशेंट जब स्टेबलाइज हो गया तो उस टाइम पर पेशेंट के अटेंडेंट आते कि नहीं सर यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है और अब हम पेशेंट को प्राइवेट लेके जाएंगे। मतलब जब वो जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट है ना, वो डेफिनेटली वो सबसे बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि जो लुक होता है, जैसे एक चीज़ होती है जो सुंदर दिखती है, उसके ऊपर वी गेट अट्रैक्टेड टू दैट। तो गवर्नमेंट सेटअप्स जो हैं वो उतने सुंदर नहीं है शायद जितने, बट दे आर वेरी इफेक्टिव, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो सुंदरता वाला पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वी आर टेकिंग केयर ऑफ मच हायर लोड्स वर्कलोड्स एज कम्पेयर टू देम, बट काम दोनों जगह पे अच्छा होता है। मैं कहीं पे भी ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कम होता है वहाँ कम होता है। जहाँ पर ज़्यादा पैसे लगते हैं वहाँ पर भीड़ कम होती है, इस वजह से उन लोगों के पास वो फंड्स हैं। बिकॉज वो कहने के से उनके लिए एक दीवार खड़ी हो जाती है ना कि बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा अप्रोचेबल, इट्स अबाउट कि आपकी इकोनॉमिक स्टेटस कितना उससे अप्रोच कर पा रहा है। और एक डॉक्टर जो 15 पेशेंट देख रहा है वो उसी तरीके से देखेगा एज कम्पेयर टू एक डॉक्टर जो 150 देख रहा है, वो उतना ही टाइम कम दे पाता है, उतना ही लेकिन केयर
आपको दोनों जगह पे अच्छी मिलेगी। ये डेफिनेटली ट्रू है। तो सर मैं आपसे ना 3 वार्निंग साइंस जानना चाहेंगे कि अगर किसी को भी ये चीज़ डिटेक्ट करनी हो या वो 3 सिम्टम्स को बहुत रूटीनली अपने में महसूस कर रहा है कि किडनी फेलियर्स के या CKD की तरफ जाने के हमारे ऐसे 3 कौन से अर्लिंग साइंस होते हैं जिनको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए? तो मैडम अर्ली साइन से पहले ना सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एवरी पर्सन मतलब इनफैक्ट यंग बच्चों को भी वी शुड ऑल चेक फॉर ब्लड प्रेशर। अब तो नई गाइडलाइंस मतलब हमें बच्चों के अंदर भी ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, स्पेशली जो ओबीज बच्चे हैं जिनका ओवरवेट है। पहले तो कहते थे कि लाइक कि इस एज ग्रुप से नीचे बच्चों का BP नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा मैंने काफ़ी नॉर्मली देखा है। अब चीज़ें ना बहुत चेंज होती जा रही हैं, स्पेशली जब जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है, बच्चे मोर जंक फूड की तरफ हो गए हैं, दे आर मोर इनटू टीवी स्क्रीन्स, दे आर नॉट गोइंग आउट एंड प्लेइंग, तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर वेट गेन और बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो इस वजह से मतलब 12 और 13 एडोलेसेंट एज ग्रुप एंड ऑनवर्ड्स दे शुड चेक BP. I am not saying they should check very frequently, लेकिन at least once per 6 months they should check. और अगर if anyone is above 30 they should check routinely blood pressure देखें अपना, और every 6 monthly after 40 ठीक है अपना एक शुगर ज़रूर करें, प्लेन रैंडम शुगर कर लें। और जो जहाँ तक वार्निंग साइंस की बात है, इफ़ समवन इज़ फेसिंग सीवियर लेथार्जी, बहुत लेथार्जिक फील करते हैं कि हाँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी लगती है, या फ्रॉदी यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है, और रैपिड वेट लॉस अगर हो रहा है, तो देन दे शुड अप्रोच अ डॉक्टर कि लेथार्जी है या रैपिड वेट लॉस है या फ्रॉदी यूरिन है, या पैरों में कुछ सूजन आ रही है, अनएक्सप्लेन्ड पैरों में सूजन आ रही है, राइट, तो दे शुड सीक मेडिकल डॉक्टर। यस। तो सर जैसे अगर मान लीजिए कि किसी को किडनी में इशू है एंड हाउ इट गोज़ टू द डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट स्टेज, लाइक इफ़ लाइक आपका आज ये क्रिएटिन है तो आप हेल्दी क्रिएटिन किसे कंसिडर करेंगे, उसके बाद किस क्रिएटिन पे हम मान सकते हैं कि नाउ दिस पेशेंट नीड डायलिसिस, और फिर ऐसा कौन सा क्रिएटिन है कि नाउ यू डोंट नीड डायलिसिस, मे बी ट्रांसप्लांट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो सर ऐसा कुछ भी ऑप्शन है? देखिए ऐसा है कि हेल्दी क्रिएटिन एनीथिंग बिलो 1 is a healthy creatinine, ठीक है, 0.9, 0.8, anything below that is a healthy creatinine, anything above that is not alarming, लेकिन उसके बाद अगर 1 के ऊपर कुछ जा रहा है तो वो डिपेंड करता है कि अलग अलग मशीन्स अलग अलग तरीके से एनालिसिस करती हैं, किसी का 1.3 नॉर्मल है, किसी का 1.2 नॉर्मल है, किसी का 1.4 नॉर्मल है, वो मशीन की अगर रेंज के अंदर आपका है देन यू आर गुड, अगर आपकी और कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं है तो। नाउ द पॉइंट इज कि किस क्रिएटिन के ऊपर डायलिसिस करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एवरीथिंग इज डायनेमिक, ये डायनेमिक चीज़ है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 11 क्रिएटिन है, 12 क्रिएटिन है, यूरिया 200 है, दे आर डूइंग वेल। बट ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका क्रिएटिन शायद 4 हो, 5 हो, ठीक है, बट दे आर रिटेनिंग लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रहा है उनके शरीर में, ठीक है, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स खराब हैं, सोडियम पोटेशियम खराब है, तो हो सकता है कि दे विल नीड डायलिसिस एट अ मच अर्ली स्टेज। ओके। सेकेंडली ये भी कोई, दिस इज़ नॉट अ प्रेडिक्टेबली प्रोग्रेसिव डिजीज़, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है, बट इसका जो प्रोग्रेशन का कोर्स है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। वी कैन नॉट से कि 1 महीने के बाद अगर आज आपका क्रिएटिनिन 1.5 है, 1 महीने के बाद आपका 1.6 होगा, उसके 1 महीने के बाद 1.7 होगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है जिसका आज 1.5 है हो सकता है उसका अगले 6 महीने के बाद 4.5 हो जाए, जिसका आज 1.5 हो सकता है उसका अगले 6 साल तक 1.5 ही रहे, रेट सस्टेन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये टोटली पेशेंट की लाइफस्टाइल, उसका ट्रीटमेंट और उसकी डिजीज़ का प्रोसेस क्या है उस पर डिपेंड करता है, कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इट इज़ एन अनप्रेडिक्टेबली प्रोग्रेसिव डिजीज़। सेकेंडली कहाँ पर जाकर डायलिसिस की ज़रूरत है ये उसके पेशेंट के सिम्टम्स पर डिपेंड करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी की उस पर डिपेंड करेगा। थर्डली कि कब ट्रांसप्लांट और अब डायलिसिस नहीं, ऐसी कोई स्टेज नहीं होती है। पेशेंट कैन सस्टेन ऑन डायलिसिस एट एनी क्रिएटिनिन, एट एनी यूरिया, विद एनी स्टेज, सिर्फ और सिर्फ अगर किसी पेशेंट के अंदर, क्योंकि डायलिसिस क्या है, डायलिसिस इज द मेथड टू फिल्टर आउट द ब्लड, राइट। तो हमें ब्लड बाहर लेके आना है और ब्लड बाहर ला के और फिर उसको मशीन के थ्रू करके उसको वापस फिल्टर करके डालना। अगर किसी पेशेंट के अंदर मल्टीपल वैस्कुलर एक्सेस फेलियर्स हैं कि उसको अब हमारे को कोई ऐसा एक्सेस नहीं मिल रहा है जहाँ से हम उसके थ्रू ब्लड बाहर लेके आएँ और उसको
वापस ब्लड दें वापस। हमारे पास मल्टीपल वेस्कुलर एक्सेस फेलियर्स हो गए हैं, तो भी हमारे पास एक और मेथड होता है डायलिसिस का, जिसको हम एब्डोमिनल डायलिसिस कहते हैं, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, उसमें पेट के थ्रू डायलिसिस होती है। अच्छा, ओके। अगर वो पेट के थ्रू वाला डायलिसिस का एक्सेस भी हमारा खत्म हो गया है और अब हमारे पास डायलिसिस करने के लिए कोई एक्सेस नहीं बचा, देन दैट इज द डी फैक्टो इंडिकेशन, जहाँ पे अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पेशेंट हैज़ टू गो फॉर ट्रांसप्लांट। एग्जैक्टली। ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसा बिल्कुल इमीडिएट और तुरंत फिक्स पैरामीटर्स नहीं है कि नहीं आपको ट्रांसप्लांट ही कराना है। सिर्फ वेस्कुलर एक्सेस फेलियर और पेरिटोनियल डायलिसिस का कोई इंडिकेशन नहीं है या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो ही पेशेंट को हम कहते हैं कि नहीं आपको तुरंत ट्रांसप्लांट कराना है। तो सर अगर हमने, जैसे आपने मुझे बताया कि ये वार्निंग साइंस हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। अब सर अगेन अगर हम बात करें कि प्रिवेंशन, लाइक क्रिटेनिन ओके है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बट स्टिल अगर हम अपने आप को ऐसे कहते हैं ना, मोर ओवर अवेयरनेस पर्पस और मोर ओवर हेल्दी पर्पस, अगर आप मुझे कुछ गाइड अप करें कि आप अपने रूटीन में अगर इस टाइप की चीज़ें ऐड करते हो तो आपको डायलिसिस या किडनी फेलियर या इस टाइप की डायबिटीज़ जैसी चीज़ों से आप अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हो। मैडम हर डॉक्टर ने एक ही, फिर वही वाली बात होती है कि किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ वो एक ही बात कह देता है, अच्छी डाइट, ठीक है, डाइट दैट आर नॉट रिच इन फैट्स, नॉट रिच इन शुगर्स, ठीक है, नो जंक फूड, एक्सरसाइज, प्योर क्लीन डाइट, है ना, प्योर क्लीन डाइट, एक्सरसाइज। और आपकी किडनीज के लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ है जो दिल्ली में रहते हुए जो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, दैट इज़ नो स्मोकिंग, एब्सोल्युटली नो स्मोकिंग। जैसे अगर आप किसी लीवर के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो कहेगा कि एब्सोल्युटली नो अल्कोहल, वी से एब्सोल्युटली नो स्मोकिंग, स्पेशली इन अ सिटी लाइक दिल्ली वेयर वी हैव सच अ हाई AQI, जहाँ पर इतना पोल्यूशन है, वहाँ पे स्मोकिंग एब्सोल्युटली किल्स योर किडनीज। ठीक है, तो अगर कोई भी आज ये सुन रहा है और अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो बी अ फ्रेंड टू योर किडनी एंड स्टॉप इट इमीडिएटली। ठीक है, निकोटीन इन एनी फॉर्म, चाहे वो गम है, चाहे वेप है, चाहे टोबैको है, चूइंग है, चाहे स्मोकिंग है, स्पेशली स्मोकिंग शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। योर किडनीज विल थैंक यू अ लॉट। ठीक है, सबसे ज़्यादा। सेकेंडली, ऑलवेज चेक फॉर योर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का रूटीन चेकअप करें। डो नॉट लेट एक अनडायग्नोज ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड अ साइलेंट किलर, वो धीरे धीरे करके बैकग्राउंड के अंदर किडनीज को डैमेज करता रहता है। डू नॉट लेट योर ब्लड शुगर्स राइज, ठीक है, गेट देम कंट्रोल्ड, हार्ट डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड इन टूडेज एरा वेयर वी हैव सच गुड मॉलिक्यूल्स टू कंट्रोल शुगर एंड टू सपोर्ट किडनीज, अगर आज कोई भी अगर थोड़ा भी अपने आप को सपोर्ट करना चाहता है, एनी डाइब नो मतलब इन करंट पैराडाइम नो डायबिटिक पेशेंट शुड गो टू डायबिटिक किडनी डिजीज विद CKD, नहीं होना चाहिए। हमारे पास वी हैव गुड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो पेशेंट को CKD नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर ऑलरेडी किसी को डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है, कंसल्ट योर डॉक्टर रेगुलरली, उनके एडवाइस फॉलो करें। और अगर किसी को नहीं है, दे आर ऑलरेडी हेल्दी, देन यू कंटिन्यू योर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड इफ़ यू आर स्मोकिंग, स्टॉप स्मोकिंग इमीडिएटली। क्लीन डाइट का तो सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता ही है। तो सर अगर जो इंडिविजुअल्स आज मोटिवेट होके दे वांट टू परस्यू नेफ्रोलॉजी, सर व्हाट वुड बी अ पीस ऑफ एडवाइस कि आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, विद कार्डियक, विद गायनी, यू हैव चोजन नेफ्रो, so what is your single motivation that they should join nephro? Single motivation should be कि you should be ready to be associated with someone very closely in their lives, or you will be seeing the most sensitive part of the human life, जहाँ पर people are most vulnerable, बहुत vulnerable state में होते हैं, but they trust you with all their heart. अगर आप उस तरह की लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं, अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ भी के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली टच करना चाहते हैं, देन नेफ्रोलॉजी शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। Perfect, well said. Thank you, sir, for today. It was really a nice episode, we can say, and in this we have listened more about nephrology and dialysis. And seriously, sir, thank you very much. Thank you.